विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, 3 है, फिर 10√3 है, फिर आपका पाई है, फिर आपका ए डी, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर। जब दोनों क्या हो, इंटीजर पूर्णांक हो। तो यहाँ 3 है तो 3/1 लिखेंगे, कुछ नहीं तो 3/1। तो ये रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है, इसको बोल सकते हैं। ये 10√3, ये 10 है, रेशनल है, लेकिन √3 रेशनल इंटू इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये रेशनल नहीं है। ये पाई हमको ये मालूम है कि पाई इरेशनल नंबर है, याद रखना ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या और डी नॉन ऑफ दिस। तो हमको इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा रेशनल नंबर है, तो राइट आंसर विल बी ए, 1 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर 2 परिमेय संख्या का, जैसे देखो 2 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, दोनों का प्रोडक्ट 4 2 8, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो कोई भी 2 परिमेय संख्या का जो आपका प्रोडक्ट होगा, गुणनफल जो होगा, वो हमेशा एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। जैसे ये 5 है इंटू 4, तो 5 भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, 4 भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, 5 4 जा 20, 20 एक रेशनल नंबर है। तो 2 परिमेय संख्या का 2 परिमेय संख्या का जो ये आएगा, आपका जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। तो राइट आंसर विल बी बी, तो 2 का बी नंबर से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जीरो किस प्रकार की संख्या है, जीरो व्हाट इज जीरो, जीरो एक रेशनल नंबर है। जीरो को हम लोग एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जीरो एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। क्यों जीरो एक परिमेय संख्या, देखो इधर 0/1 हम लिख सकते हैं। देखो तो इसको p/q के फॉर्मेट में, देखो तो p/q के फॉर्मेट में इसका स्ट्रक्चर p/q होता है रेशनल नंबर का, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर। देखो p 0 एक इंटीजर है, हाँ 0 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव निगेटिव ये हमको नहीं पूछ रहा, इंटीजर होना चाहिए। तो 0 एक इंटीजर है ना, और 1 भी एक इंटीजर है, तो इसलिए 0 हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 0 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक परिमेय संख्या एवरी रेशनल नंबर। यहाँ पर देखो अच्छा से समझना, क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या बोल एक पूर्ण संख्या होल नंबर होगा। तो देखो सपोज करो ये 4/5 देखो एक 4/5 ये मेरा एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। देखो फॉर एग्जांपल में रेशनल नंबर है, लेकिन ये टोटल एक होल तो नंबर नहीं ना है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, ये होल नंबर नहीं है, डेसिमल में है, तो यानी पूर्ण संख्या नहीं है। तो पहला ये रेशनल है लेकिन होल नंबर नहीं है। यार क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या का मतलब एक पूर्ण संख्या एक होल नंबर होगा, तो ये गलत बात है, ये नहीं होगा। रेशनल, यही रेशनल देखो एग्जांपल, एवरी रेशनल मेरा वो होल नंबर है। हाँ अगर 4 रहता, 4 तो ये मेरा रेशनल है, और एक रेशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन मैं लगा दिया प्रत्येक एवरी, तो एवरी नहीं है। अब एग्जांपल देखो 4/5 ये एक रेशनल है, लेकिन क्या होल नंबर नहीं है, इसीलिए पहला रॉन्ग है। और सेकंड नंबर में क्या, प्राकृतिक संख्या, यानी एवरी रेशनल नंबर एक प्राकृतिक संख्या, एवरी रेशनल नंबर, ये भी रॉन्ग है। देखो जो फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल को आप देखो 4/5 एक ये रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, बट क्या है ना कि ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर होता है, 1 से प्राकृतिक संख्या 1 2 3, तो इसलिए ये भी सेकंड ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या रहे आप परिमेय अपरिमेय कैसे हो सकता है। नंबर डी वास्तविक रियल नंबर, ये सही है वास्तविक संख्या, क्योंकि देखो कोई भी है, चाहे 4/5 ले लो, 4 ले लो, 0 ले लो, ये कुछ भी है, -4/2 ले लो, ये देखो ये 4/5 ये एक रेशनल नंबर है, रियल नंबर भी, रियल नंबर तो है ही है ना, 4 मेरा एक रेशनल नंबर है। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, इनफैक्ट रेशनल क्या है, इरेशनल भी, सब वो रियल नंबर में आता है, चाहे रेशनल हो इरेशनल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, आप इसको बोल सकते हो। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कौन सा जो है रेशनल एक परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 को दोनों को 8 कर लो, 3 + 4 और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 3 4 7/2, 7/2 3.5, यानी ये इसके अप्रॉक्स में देखो 3, ये एक मेथड्स होता है कि दोनों को 8 कर लो, 2 से डिवाइड करते हो, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अब 3 और 4 के बीच हमको लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, 2π दिया था, 2π ये नहीं होगा। सेकंड नंबर 10/3 दिया है, यानी 3.33, ये देखो 3.33, ये 3 और 4 के बीच लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी है 15/7, 15/7, 7 2 जा 14, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो 3 और 4 के बीच लाई नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी है
11/4 11/4 से डिवाइड कर दो 4 टू जाए 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि 64 टू द पावर x, इसको हम इधर अरेंज कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है क्या कि 64 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। इट्स वेरी इजी, आप इसको कर सकते हो। देखो जब भी एक्सपोनेंट, जब भी आपका नहीं ये पावर में जो अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो अरे ये इक्वेशन दिया रहेगा तो हमको दोनों में बेस को सेम करना, तभी ये मेरा पावर यहाँ पर भी कोई पावर के फॉर्मेट में आएगा, तब दोनों का जब पावर सेम हो जाएगा तो हम x निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा 64 है तो 64 को हम लिख सकते हैं। देखो 64 है तो इधर करते हैं 64 है तो 64 को हम लिख सकते हैं, आप 8 का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। 8 8 जा 64, यानी 64 कैन बी रिटन एज 8 × 8, दैट मीन्स 8 स्क्वायर। तो 64 को आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर टू द पावर x इज इक्वल टू 8। अभी यहाँ पर है 8 है, 8 पे पावर 2 है, अब ये पावर के ऊपर पावर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ सेम बेस हो गया, देखो अब आधार मेरा दोनों सेम हो गया तो पावर शुड बी इक्वल दोनों। अब ये दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। जब देखो दोनों का जब बेसेस सेम हो जाए, घात सेम हो जाए ये दोनों, तो ये दोनों मेरा सेम हो जाता है, पावर भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x, है ना, क्या लिख सकते हैं, सिंस बेसेस आर सेम, या डायरेक्टली लिख सकते हो। दैट इम्प्लाई जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं, इसका पावर तो कितना 1 है, 2x इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो राइट आंसर विल बी 1/2। ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर है ए। क्वेश्चन नंबर 7 में इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, पॉलिनोमियल इन ए वन वेरिएबल, है ना। तो x प्लस वाई, नंबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया, नंबर सी दिया मेरा 2x प्लस 3y प्लस 5 दिया, नंबर डी दिया मेरा 3। देखो अभी x प्लस वाई, तो ये तो दो वेरिएबल है, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें देखो एक ही वेरिएबल है, तो ये, लेकिन ये क्या क्वाड्रेटिक है, हमको पूछ रहा है लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सा है एक चर वाला बहुपद, नो सॉरी एक चर वाला, हमको लीनियर या क्वाड्रेटिक नहीं पूछ रहा है, हमको सिर्फ बहुपद वाला। देखो एक चर वाला ये बहुपद हो गया, एक ही चर है x ही है, यहाँ पर 2x प्लस 3y, यहाँ तो दो चर हो गया, इसमें डी नंबर में 3, इसमें तो कोई चर ही नहीं है, तो राइट आंसर विल बी 2, सेकंड नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद 2x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 6। तो देखो 2x प्लस 6 का हमको जीरोस निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर दो, 2x प्लस 8 जिस पॉलिनोमियल दिया उसको पहले इक्वेशन बना दो, इज इक्वल टू 0 कर दो, फिर 2x इज इक्वल टू प्लस 6 उस पार जाएगा तो -6 हो जाएगा, दैट इम्प्लाई 2x, यहाँ पर आप x निकाल दो, x इज इक्वल टू दैट मीन्स -6/2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो राइट आंसर विल बी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी -3। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 2 माइनस 5 का घात ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। देखो घात क्या होता है, किसी भी बहुपद में जो वेरिएबल है, जो तुम्हारा चर है, चर में जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम डिग्री होगा, मैक्सिमम जो घात होगा, उसी को बहुपद का घात बोला जाता है। तो इसमें x पर पावर 4 है, x पर पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x पर पावर 0 है, तो मैक्सिमम कितना है x पर पावर 4, तो यहाँ पर बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा मेरा वो कितना हो जाएगा 4 होगा, कितना होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन जो इसमें राइट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है यदि पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x - 1 है तो मेरा हमको p0 निकालना है। वेरी इजी p0 निकालना है, दैट मीन्स देखो ये पॉलिनोमियल है x, ये जो फंक्शन है ये x का फंक्शन है, मतलब x की जगह x को चेंज करो तो इसका पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू चेंज हो रहा है, x की जगह 0 रख दो तो कोई बात नहीं, पुट कर दो, p0 निकालना तो इसका जगह 0 -1 क्या देगा -1, तो p0 का वैल्यू कितना देगा -1। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक में x स्क्वायर का क्या करना, गुणांक x स्क्वायर का गुणांक
मैं दे दें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीपुल में है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक -5 होगा, तो राइट आंसर विल भी क्या हो जाएगा -5। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर जो मल्टीप्लाई में होता है उसी को उसका गुणांक बोला जाता है। ठीक है, दो तरह का कोफिशिएंट होता है, लिटरल कोफिशिएंट या डायरेक्टली आप कोफिशिएंट बोल सकते हो। तो कोफिशिएंट अगर हमको मांग रहा, गुणांक मांग रहा, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना -5, सो राइट आंसर विल भी -5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी पॉलिनोमियल यदि किसी बहुपद px इज टू मेरा दिया x⁻31 + 1 है, तो x - 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। x - 1 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, x - x जब इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल रिमाइंडर वुड बी व्हाट, है ना, व्हेन ए polynomial x⁻31 + 1 is divided by x - 1 then we have to find remainder by using remainder theorem। रिमाइंडर शेषफल थ्योरम का यूज करते हुए, तो बहुत इजी है, कोई बात नहीं। शेषफल थ्योरम क्या है, शेषफल थ्योरम बोलता है कि अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे ऐसे एक लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर से ज़्यादा पावर वाला पॉलिनोमियल से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, इसको जब आप इस पर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो रियल नंबर है उस रियल नंबर को सिर्फ इसमें पुट कर दो, इसके रियल नंबर को क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, आपका जो आएगा वो रिमाइंडर दे देगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन। आप रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो कैसे हम बोल रहे हैं, जैसे इससे इसको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, तो इसको पहले x - 1 = 0, तो इसका आप जीरोज निकाल दो, तो x = क्या आ गया 1, तो x = 1 हो गया। अब इसको क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, जिससे डिवाइड कर, जिसको जो डिविडेंड है, जिसको जो हिंदी में जिसको आप भाज्य बोलते हो, जिसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, तो आप इसमें ये पुट कर दो। तो देखो पॉलिनोमियल px मेरा कितना है, x⁻31 + 1, सो p x की जगह 1 डालो, x है 1, 1⁻31 + 1, तो 1⁻31 1 होगा, +1 1 + 1 2, सो राइट आंसर विल भी आप देखो 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। इट्स वेरी इजी, पॉलिनोमियल निकालना है, x² - 9x + 14, फिर मेरा है 9x बी नंबर में, फिर मेरा सी नंबर में 5x² - 9x, और डी नंबर में मेरा 2x² - 9x + 1, 9x + 1। तो आप चेक करो, इट्स वेरी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ x² - 9x + 14 है, x² - 9x + 14 है, यहाँ मेरा 9x है, यहाँ मेरा 5x² - 9x ये मेरा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि पॉलिनोमियल हमको मांग रहा है, निम्नलिखित कौन सा बहुपद है, तो x² + 9x ये आपको पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो वेरिएबल x है 1 और इस पे पावर जो जितना भी वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब क्या कोई निगेटिव इंटीजर नहीं है। ये 9x निम्नलिखित कौन सा बहुपद, द्विपदी बहुपद, सॉरी बाइनोमियल, हमको पॉलिनोमियल निकालना 2 पद वाला, तो इसमें देखो 1 2 3 पद वाला आ गया, ये तो एक पदी हो गया, इसमें देखो 5x² - 9x ये एक पदी हो गया, इसमें देखो 3 पदी हो गया, तो राइट आंसर विल भी क्या हो जाएगा बी नंबर पे, हमको द्विपदी बाइनोमियल हम निकालना बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरा x² - 9x + 14 का एक गुणनखंड, देखो अब देखो यहाँ पर इजी है, गुणनखंड निकालना हमको, को आप गुणनखंड करो, दैट मीन फैक्टराइज करना। देखो इट्स वेरी इजी, देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, मतलब द्विघात है बहुपद, और ट्राइनोमियल है ना, 3 पदी है। तो जब भी इस तरह रहेगा, द्विघाती रहेगा, ट्राइनोमियल रहेगा, तो हम इसको ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हिंदी में बोलते हो मध्य पद विभक्त से। जैसे यहाँ पर क्या है, मेरा x² है, तो मिडिल टर्म को ना 2 टर्म में तोड़ना है, इस तरह 2 टर्म में तोड़ना है कि जब दोनों को प्रोडक्ट करें तो ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट a, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, है ना, इस दोनों के प्रोडक्ट आज जब ऐड करें तो वो मेरा आ जाए। इस तरह हमको तोड़ना है बीच वाला का 2 टर्म में, कि जब दोनों को प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। जैसे फर्स्ट टर्म में मेरा a कितना 1 और c कितना 14, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 × 14 कितना आ जाएगा 14। तो हमको इस तरह माइंड में रखना है कि हमको इसको 2 टर्म में तोड़ना है, जिसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये 14 के बराबर आ जाए, बस इस ईजी। तो देखो यहाँ पर मेरा 9x है, तो हम इसको लिख सकते हैं -7x - 2x, देखो -7 - 2 -9 हो जाएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 14, देखो 14 आ गया। इट्स वेरी इजी। अब आप इसको अब सिर्फ यहीं पर काम होता है, बस इसी को स्प्लिट करना, इसीलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब इस दोनों का पेयरिंग ग्रुपिंग करके आप कॉमन ले लो, यहाँ x है, यहाँ x² तो x को कॉमन ले लो तो x - 7 हो गया, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ x हो गया, 2 × 7 = 14, यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगर -7 का साइन चेंज हो जाएगा तो -7। अब देखो यहाँ x - 7 को आप कॉमन ले सकते हो, ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक पद, ये वाला एक पद में, ये वाला देखो फिर कॉमन है,
तो x माइनस 7 को आप क्या कर लो, तो कॉमन ले रहे हो, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस 2। तो ये आपका आंसर हो गया x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2। तो x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 या, तो ये आपका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ये ज्योमेट्री से ये आपका दिया हुआ है। तो b का निर्देशांक, बिंदु b का निर्देशांक, तो आप क्वेश्चन से देख सकते हो क्वेश्चन बिंदु b का निर्देशांक। एक क्वेश्चन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। ये मेरा x कोड, ये x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, और इस तरह मेरा 1 2 वगैरह 1 2 इस तरह सारा नंबर दिया हुआ। तो क्वेश्चन बी का इसके अकॉर्डिंग बी का, तो बी मेरा आई थिंक यहाँ पर है क्वेश्चन में, बी यहाँ पर है मेरा। आप यहाँ से जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, निर्देशांक निकालना है, आप वहाँ से ना दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, खींच दो। तो इसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, इसकी कौन सा नंबर को टच किया, -5 को लोकेट कर रहा है। इसका लोकेशन कितना है, 2 लोकेशन है, 2। अब हमको b का निर्देशांक बोल रहा है, तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखना, पहले x निर्देशांक लिखना है कितना, -5, और y कितना, 2, तो -5 2। मेरा कहने का मतलब किसी भी पॉइंट, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट रहता है, इसका हमको निर्देशांक निकालना पड़ता है, तो इसका हम x पे, ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर y एक्सिस पे। अब हम देखते हैं क्या कि x पे कितना, कौन सा नंबर है, यहाँ पर जो नंबर लाई कर रहा है उसको लिखते हैं यहाँ पर जो नंबर, मान लो यहाँ 7 लाई करेगा, यहाँ पर 8 -8, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 -8, ये इसका x कोऑर्डिनेट जो हो गया 7, y कोऑर्डिनेट -8। ओके, तो b का मांग रहा है तो -5 2, तो 15 का -5 2 ऑप्शन नंबर सी। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है -3 और 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और 5, देखो -3 और 5, तो देखो x कोऑर्डिनेट में माइनस है, y कोऑर्डिनेट भी, यानी हमको क्या चेक करना, -3 और -5, तो -3 यानी x भी माइनस यहाँ और y भी माइनस नहीं है, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट होगा तो चेक करते हैं। -3 -5, ई देख लो आप, ई के पास जब आओगे तो ई में देखो -3, x कोऑर्डिनेट देखो -3, y कोऑर्डिनेट कितना -5, तो क्या बिंदु होगा उस पॉइंट, ई होगा। आराम से आप देख सकते हो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ई, तो ऑप्शन नंबर है मेरा बी नंबर में ई दिया। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु डी का भुज। अब देखो भुज किसको बोला जाता है, जैसे मान लो कोई पॉइंट पी है, उसमें 7 और 8 दिया हुआ है, तो पॉइंट पी है 7 और 8, तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट को, इसको एफसीसा इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में इसको भुज बोला जाता है, भुज। और वाई कोऑर्डिनेट को इसको बोला जाता है कोटि, हिंदी में कोटि बोला जाता है, कोटि, इसे ना एक्स कोऑर्डिनेट को भुज बोला जाता है, इंग्लिश में इसको एफसीसा बोला जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, अदर नेम। उसी तरह यहाँ पर इसका एक्स निर्देशांक को भुज बोला जाता है और वाई निर्देशांक को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। तो बोलता है डी, बिंदु डी का भुज निकालना। तो सबसे पहले बिंदु डी को पहचानो, किधर है बिंदु डी, इधर है डी, इस पोजीशन पे डी। तो डी पे आप एक्स कोऑर्डिनेट पे कर दो, वाई कोऑर्डिनेट पे कर दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है मेरा 6, और वाई कोऑर्डिनेट पे मेरा कितना है, वाई कोऑर्डिनेट में मेरा कितना है 2 है, तो 6 और 2, तो यहाँ पर 6 है और 2 है, तो उसका एक्स भुज हमको पूछ रहा है, तो क्या होगा 6 वाला होगा। इसीलिए डी का जो भुज होगा मेरा, भुज वो मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बिंदु डी का हमको क्या मांग रहा है कि भुज क्या होगा, तो 6, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, फिर बिंदु एच की कोटि, तो एच का फिर निकालना है, तो आप एच के पास आ जाओ। एच पॉइंट में क्या क्या दिया हुआ आप देखो, एच में एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है, एच कोऑर्डिनेट पे -5 है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना -3 है, -3 आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -5 और -3, तो उसका हमको कोटि निकालना पड़ रहा था। एक्स कोऑर्डिनेट को भुज बोला जाता है, यानी वाई कोऑर्डिनेट -3, तो एच का जो कोटि होगा वो कितना हो जाएगा -3। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, एम का निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक, फिर बिंदु एम ढूंढो। बिंदु एम किधर है, यहाँ पर पड़ा हुआ, इधर है एम। तो एम में आप जब आओगे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढो, तो एक्स में कितना -3 है, -3, और वाई उसका एम यहाँ पर है ना, एम यहाँ पर है। तो देखो देखो यहाँ पर ऑन द वाई एक्सिस पे ही है, तो वाई एक्सिस पे ही है, तो इसका एक्स निर्देशांक कितना है, यहाँ से -3, और वाई निर्देशांक कुछ नहीं है, तो 0, यानी -3 और 0, -3 और 0। फिर क्वेश्चन नंबर -3 और 0, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कटने पर बिंदु को क्या कहते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये दोनों जो अगर कट करेगा तो जिस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, हिंदी में बोला जाता है मूल बिंदु। तो बोलता है उसको क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष पर से तो मूल बिंदु, उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर डी। सो राइट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन 20,
रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इतना का एक हल है तो के का वैल्यू निकालना है। इट्स वेरी इजी। ये दिया है 2 0 जो है एक लीनियर इक्वेशन जो मेरा है 2x + 3y इज इक्वल टू कितना दिया, इज इक्वल टू के का एक हल है तो के का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, के का। तो देखो यहाँ पर क्या निकालना है 2 और x की जगह क्या रख दो 2 के x की जगह देखो 2 0 इसका एक क्या है लीनियर इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या, इसका एक हल है, मतलब क्या ये ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब x के वैल्यू को आप ये रख दो, y के वैल्यू को आप ये कर दो तो k का वैल्यू दे देगा। तो x की जगह क्या रखना है 2 को पुट करो प्लस 3 y की जगह क्या पुट करना है 0 तो 0 पुट करो इज इक्वल टू k तो k दे देगा। तो 2 2 जो 4 प्लस 3 × 0 तो 0 इज इक्वल टू k तो k इज इक्वल टू कितना देगा 4, k इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल यानी ax + by + c इज इक्वल टू 0। देखो लीनियर इक्वेशन बोल रहा है यानी पावर 1 होना चाहिए, 2 वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल है, इक्वेशन इज इक्वल टू होना चाहिए, इसलिए इसको बोलता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक है ना बहुपद का व्यापक रूप, याद रखना चाहिए ये वाला ax + by + c इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर है बी, याद रख लेना चाहिए। 23 में बोल रहा है क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, देखो बाबू जैसे ये मेरा ax है + by + c इज इक्वल टू 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, दो चर वाला x और y ये दो पावर 1 है, इसलिए हम लोग इसको रैखिक बोलते हैं, इंग्लिश में लीनियर बोला जाता है। तो देखो कोई भी ना लीनियर इक्वेशन है, कोई भी ये नहीं कोई भी लीनियर इक्वेशन मतलब 5x + 9y इज इक्वल टू 8 समथिंग, ये कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है जब इसका ग्राफ करोगे तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। क्या है अब याद रखोगे, रख पाओगे, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे y = mx + c है ना, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y = mx + c। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन अगर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करोगे। जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे x का वैल्यू रखोगे, एक y का वैल्यू लोगे तो आपका एक क्या स्ट्रेट लाइन देगा। तो अब याद कर लेना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन यानी रेखिक जो समीकरण होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, स्ट्रेट लाइन को, यानी हिंदी में बोलते हो सरल रेखा को। किसको, सरल रेखा को। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया एक सरल रेखा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर आ जाए 24 में क्या बोलता है क्या बोलता है x = 5 y = 2 में किस समीकरण का हल है। तो कोई भी जिस समीकरण x = कितना, x = 5 और y = 2, हमको पूछ रहा है कि ये जो है x = 2 किस समीकरण का क्या है, हल है। तो जितना भी जो इक्वेशन है, जितना भी समीकरण है आप उसमें पुट कर दो, जिसको ये संतुष्ट कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, दैट विल बी राइट आंसर। 5x + 2y = 7 दिया हुआ है, फिर x + y = 7 एंड लास्ट 4 जो दिया मेरा है 5x + y = 7। तो कहीं पर भी x का वैल्यू पुट कर दो, x = 5 पुट करो, y = 2 करोगे तो 2 × 4 + 5 7, यहीं पर तो दे दिया। x की जगह 5 डाल दो और y की जगह 2 × 4 और 5 9, सॉरी ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें डाल दो, x की जगह 5 25 और y की जगह 2 डालोगे तो 2 × 4 25 और 4 29, दिस विल ऑल्सो रॉन्ग, वो भी रॉन्ग है। x की जगह 5 डालो, y की जगह 2, 5 2 7, देखो LHS = RHS है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन विल बी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है क्या 2x + 3y = 12 का एक हल है। फिर वही पुट करेंगे, इसमें जो वैल्यू दिया हुआ मेरा ए नंबर में मेरा दिया, बी नंबर में, उसको सब इसमें पुट करके रखेंगे और जिसको सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर होगा। ये एकदम सेम इसी तरह क्वेश्चन है, हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है यदि बिंदु 2 और 3 अब क्या x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का वैल्यू निकालना है। तो k = y, अभी इसी तरह का क्वेश्चन बनाए थे ये। देखो कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट्स अगर उस रेखा पर लाई करता है, इफ ए पॉइंट्स लाइन द लाइन देन सेटिस्फाई द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो वो पॉइंट जो है उस रेखा के समीकरण को, उस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। जैसे देखो फिर समझो इसको, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक लाइन है तो इसमें तो इन्फिनिटी में पॉइंट्स होता है, ये वाला पॉइंट, 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 सारा बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। तो अगर कोई पॉइंट्स जो है मान लो ए, वो अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या, अगर ये इस पे स्थित है तो इसको आप पुट कर दो, इसको ये क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो x की जगह रख दो 2, y की जगह रख दो 3 = k, तो 3k = 2 + 3 = 5। ऑप्शन विल बी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27
27 में बोलता है रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 4x + 3y = 12 है। 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। देखो अभी ये मेरा, देखो अभी हम बोले थे ना कि कोई भी सरल रेखा, कोई भी लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सरल रेखा को। तो अभी ये बोल रहा है क्या, ये एक रैखिक समीकरण इतना का आलेख, मतलब इसका जो ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन आएगा, वो एक्स अक्ष को किस बिंदु पर निर्देशान कर, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इस एक्स अक्ष को। तो देखो मान लो ये कोई एक लाइन है, वो एक्स अक्ष को यहाँ पर इस पॉइंट पी पे मान लो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। तो एक बात याद रखो दोस्त बाबू कि जब भी ना आपका, अगर मेरा वो एक्स निर्देशांक पे, अगर एक्स अक्ष पे कोई भी लाइन या भी कोई भी पॉइंट अगर वो एक्स अक्ष पे ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर अगर लाई कर रहा है, तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। क्या होता है? वाई निर्देशांक 0। हाइट कुछ भी नहीं है तो वाई निर्देशांक 0। अगर यहाँ पर भी कोई पॉइंट है तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ होगा, मान लो 3 होगा, लेकिन वाई निर्देशांक क्या, कुछ भी नहीं, 0 होगा। यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ का मान लो 6 होगा, लेकिन वाई निर्देशांक कुछ भी नहीं, 0 होगा। मतलब क्या कि अगर कोई पॉइंट पूरा यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण इतना का आलेख एक्स अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो हम देखेंगे कि इसमें वाई निर्देशांक 0 होगा और वाई निर्देशांक 0 और एक्स को हम यहाँ पुट कर देंगे, जिसको ये सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर होगा। जैसे ए नंबर में दिखा दिया 40, वाई निर्देशांक 0, ये आ सकता है। बी नंबर में दिया मेरा 06, ये नहीं आ सकता क्योंकि इसमें एक्स निर्देशांक ही 0 दे दिया तो नहीं होगा। सी नंबर में दिया 30, ये वाई निर्देशांक 0 आ सकता है। डी नंबर में दिया आपका ऑप्शन में 02, देखो इसका एक्स निर्देशांक ही 0 दे दिया तो इसलिए नहीं आ सकता। इस दोनों में कोई एक आंसर होगा, चेक कर लो। एक्स की जगह 4 रखोगे तो 4 4 जा 16, वाई की जगह 0 तो 16 = 12, नेवर, इट इज इम्पॉसिबल, तो ये आंसर होगा। चेक कर लो, एक्स की जगह 3 डालोगे तो 4 3 जा 12 और 3 × y तो 0, यानी 12 = 12 हो गया सेटिस्फाई, यानी ऑप्शन राइट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 27 तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 27 नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। बोलता है क्या कि ए 60 का, क्या बोलता है, 60 का पूरक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है ना 60 का जो है आपका 60 डिग्री का क्या है, पूरक कौन कौन सा का पूरक, यानी दोनों को मिलकर 90 प्रूव करना है। तो 60 का कितना हो जाएगा, 30 पूरक होगा, ये से ना, तो यानी राइट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर फिर मेरा 29 है। बोलता वो कौन जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, क्या कहलाता, उसको बोलते हैं ऑप्टिक एंगल, राइट एंगल सॉरी अधिक कौन बोला जाता है। वो कौन जो 90 से अधिक, देखो ना, जो 90 से अधिक हो यानी जिसका मेजरमेंट 90 और 180 के बीच में हो, ये से ना, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण, है ना, अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 के कम, इस दोनों के बीच में लाई करने वाला को बोलते हैं हम लोग अधिक कोण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 आपका उस कोण की माप जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो, 30 डिग्री अधिक हो, उस कोण का माप जो अपने पूरक से, मान लो एक कोण x है मान रहे, तो उसका पूरक क्या होगा, यानी 90 दोनों मिलकर 90 पूरेंगे, हम उसको बोलेंगे क्या बोला जाता है, पूरक कोण। तो x है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, 90 - x हो गया। तो बोलता उस कोण का माप ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के, जो अपने पूरक कोण कितना 90 - x, अपने पूरक कोण के आधे से, आधे यानी हाफ, आधे से कितना, आधे से 30 अधिक हो, ये 30 अधिक है तो बराबर कब होगा, इधर भी 30 जोड़ दो, ये हमको निकालना है, इट्स वेरी इजी, निकाल दो, इसको इधर कर दो तो 2 × x 2x हो जाएगा। और सॉरी इधर x है तो पहले हम इसको एलसीएम लेंगे ना, तो 2 करोगे तो 2, तो इधर मेरा 90 - x है और 32 जा 60 तो इधर 2 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 2x = मेरा कितना इधर है 90 - x और +60, हम इधर सॉल्व कर सकते हैं। इधर मेरा 2x इधर आएगा ना, x माइनस इस पर आ जाएगा तो 2x + 1 कितना आ जाएगा 3x = इधर मेरा 90 और 60 150 हो गया, 150 दैट इम्प्लाई x = कितना आ जाएगा 150/3, 3 5 जा 15, 50 डिग्री, दैट मीन्स x = कितना आ गया 50, यानी 50 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चेक कर सकते हो, देखो ये कितना है 50, इसका पूरक कितना आ जाएगा 40, तब ना 90 बोलेगा, इसको पूरक क्या हुआ 40, इसका आधा देखो तो 40 का आधा कितना, हाफ बोल रहा तो आधा तो यानी 20, इससे 30 ज़्यादा देखो तो 20 में 30 ज़्यादा देखो तो 50 आ गया ना, यही है ना,
तो ये राइट आंसर विल भी कितना होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर फिर 30 के बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोलता है, नीचे दी गई आकृति में इन फिगर, ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, 6 चैप्टर से ये क्वेश्चन है आई थिंक। इधर है मेरा ये दिया मेरा ए, फिर इधर दिया मेरा सी, इधर दिया मेरा आपका इधर है बी, इधर दिया मेरा ई और इधर का दिया हुआ डी। तो यहाँ पर आपको ओ है, फिर यहाँ से आपको बोल रहा है क्या दिया हुआ गिवन क्वेश्चन में, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना दिया, इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, वेर इज बी ओ ई, ये बी है, बी ओ ई, ये दोनों मिलके कितना दिया 70। देन क्वेश्चन टेलिंग अस फाइंड आउट एंगल सी ओ ई, वी हैव टू फाइंड एंगल सी ओ ई, हमको सी ओ ई एंगल निकालना है, सी ओ ई ये वाला एंगल। देखो यहाँ पर सी ओ ई दिया, जो बच्चा क्लास में बनाया होगा ये क्वेश्चन क्लास चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, जब बच्चा इसको बनाया होगा तो वहाँ पर सी ओ ई यहाँ मांग रहा ना, सी ओ ई यहाँ पर मांग रहा था, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मांग रहा था, इसलिए हमने इसको मांग रहा था क्वेश्चन में, है ना। तो याद रखना हम वो बुक में, और अभी हमको यहाँ कुछ नहीं दिया, सिर्फ डायरेक्टली बोल रहा सी ओ ई, हमको मतलब ये वाला एंगल मांग रहा है, ये छोटा वाला एंगल, ठीक है ना, सी ओ ई मांग रहा है ना, सी ओ ई मांग रहा है। तो बहुत इट्स वेरी इजी है, ये एंगल ये तीनों मिलके देखो, कोई भी एक लाइन रहता है, लाइन के एक तरफ का एंगल 180 होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट एंगल, हिंदी में लिखोगे आप, सॉरी रिजू कौन, क्या बोलोगे, रिजू कौन। तो एंगल ए सी और बी ओ सी इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इम्प्लाई एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट विल गिव 110 डिग्री। तो 110 डिग्री राइट आंसर विल भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 110। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में आपका इस तरह का है, ये आपका लाइंस है, आपका कितना लाइन है, नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल टू सी डी, ये मेरा ए बी है, फिर मेरा अनदर है सी डी है, फिर मेरा अनदर है आपका ए बी है, और सॉरी हम देखे नहीं था अच्छे से, ए बी और सी डी है, ये सी डी है, ठीक है, सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। इधर से एक लाइन आ रहा है जो इसको ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में तिर्यक रेखा, ये मेरा 50 डिग्री है, ये मेरा एक्स है, और इधर मेरा 130 डिग्री है, और ये मेरा y है। तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई के वैल्यू निकालना है। देखो इट्स वेरी इजी है, ये मेरा 130 डिग्री है, तो y भी 130, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, तो y भी 130 हो गया, और ये जब y 130 हो गया तो ये y 130, तो ये भी x भी 130 होगा, क्योंकि देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हम लोग पढ़े ना कि व्हेनेवर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट देम, अगर एक कोई तिर्यक रेखा इस दोनों को प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है आपस में, एकांतर अल्टरनेट इंटर एंगल्स आर इक्वल, है ना, एकांतर अंतःकोण बराबर होता है, ये वाला एंगल बराबर होता है ये वाला एंगल, तो ये 130 है तो x भी हो जाएगा 130। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है x और y निकालने नहीं, x प्लस वाई निकालने बोल रहा है, तो x इज इक्वल टू 130 और y इज इक्वल टू 130 दैट विल गिव 260 डिग्री, 260। तो ऑप्शन विल बी, द राइट आंसर विल बी वेयर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो गया, सॉरी 32 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 33, क्वेश्चन नंबर कितना 33। उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना का है, त्रिभुज के तीनों कोणों का है 180 डिग्री यार, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 34 है, हलवा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं ना। देखो कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में मैक्सिमम कितना है 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो मान लो एक को 90 दे दिए, दूसरे को भी 90, सपोज करो, सपोज करने में क्या है 90 तो 180, दो ही एंगल में 180, तीसरा फिर कहाँ से होगा, तीसरा एंगल नहीं होगा, अगर तीसरा एंगल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा फिर ट्रायंगल कहाँ से होगा। इसका मतलब समझ में आएगा कि जब भी होगा कोई भी ट्रायंगल, अगर मैक्सिमम ज़्यादा अगर एक एंगल होगा तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी जो है दोनों वो 90 से कम होगा, ओके। तो मैक्सिमम जो है 90 वाला एक ही एंगल हो सकता है, तभी ट्रायंगल का एग्जिस्टेंस है, तभी ट्रायंगल बन सकता है। तो बोलता है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, तो एक, ऑप्शन नंबर सी, एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फिर 35,
इफ़ ए बी बराबर, यदि ए बी बराबर है मेरा क्यू आर, ए बी बराबर क्या है क्यू आर, और बी सी, फिर क्या दिया ए बी बराबर क्यू आर, फिर मेरा दिया बी सी इज इक्वल टू पी आर, और फिर क्या दिया सी ए इज इक्वल टू पी क्यू। तो बोल रहा है क्या है कि तो बताइए कि कौन सा ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, यहाँ दिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, दूसरा ऑप्शन है। सब आंसर को ऑप्शन को देख लेते हैं, सी बी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर 3 है। ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर पी क्यू, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ए बी का क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है पी क्यू, यहाँ दिया ए बी का क्रॉसपोंडिंग क्या होना चाहिए क्यू आर, लेकिन यहाँ दिया मेरा पी क्यू, गलत है। दूसरा सी बी लिखा है, क्या लिखा है सी बी, यानी बी सी या सी बी। अच्छा सी बी, तो सी बी मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी बी का क्रॉसपोंडिंग एंड क्या होना चाहिए आर पी, देख लेते हैं। सी बी का क्रॉसपोंडिंग सी बी, यहाँ दिया पी क्यू, ये भी रॉन्ग है। फिर अगला क्या है बी ए का क्रॉसपोंडिंग यानी ए बी, तो ए बी या बी ए बोल रहे हो, बी ए, तो इसका क्रॉसपोंडिंग क्या है आर क्यू, यहाँ दिया पी आर, ये भी गलत है, तीनों गलत है भाई, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 मेरा क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज के सर्वांग समतल की एक कसौटी नहीं है, देख लेते हैं। एस ए एस दिया हुआ, ए एस ए दिया हुआ, नंबर 3 एस एस ए दिया हुआ, नंबर 4 ट्रिपल एस दिया हुआ। देखो एस एस ये हो सकता है एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में अगर दो साइड है ना, और दो साइड और बीच वाला एंगल इंटीरियर है ना, दोनों के बीच के इंटीरियर एंगल, दोनों के बीच का अंदर वाला कोण है ना, इंक्लूडिंग एंगल, ये वाला साइड और बीच वाला, तो एस एस ये पॉसिबल होता है। ए एस ए होगा दो एंगल और बीच वाला साइड इंक्लूडेड एंगल। डबल एस ए ये नेवर कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। एस एस ए दो साइड लगातार रहेगा, कोई एक कभी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, दो साइड लगातार रहे और फिर बीच में ए आ जाए, यानी ऐसे कभी लिखोगे ए एस ए नेवर, इज इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। ट्रिपल एस ये हो सकता है, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल को तीनों साइड का अगर इक्वल हो जाए तो फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सी है, ये नहीं हो सकता। हमको पूछ रहा कौन कसौटी नहीं है, हमको नहीं वाला में चेक करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो तथा वो भुजा जिस पर दोनों कोण बने हो बराबर हो तो किस प्रकार के सर्वांगसम होंगे। इट्स वेरी इजी, देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है। दो त्रिभुज मान लो ये ए बी सी दिया हुआ और एक त्रिभुज दिए पी क्यू आर दिया हुआ, ठीक है। बोलता है क्या, यदि इन दोनों त्रिभुज के दो कोणों के युग्म बराबर हो तथा वो भुजा जिस पर दोनों, मान लो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ रहा है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ रहा है, ये भुजा जिस पर ये दोनों कोण बनाए, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, कौन सा कसौटी लग रहा है। एंगल साइड एंगल यार, ए एस ए एंगल साइड एंगल, ए एंगल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, समबाहु त्रिभुज में समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोलता देख लेते हैं। 39 में बोलता है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो ट्रिपल एस, अभी तो बोले थे एस 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 क्राइटेरिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40 ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40 हम इधर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ये दिया इस तरह, फिर इस तरह है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, इधर है मेरा बी है, इधर है सी है, इधर है ओ, इधर है ए मेरा, इधर है डी, ठीक है। और ये इसको दिया, फिर ये दोनों एंगल ये परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। बोलता है आकृति में बी ओ सी और त्रिभुज ए और डी सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांगसम होगा, चेक कर लेते हैं ना। देखो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, शीर्षाभिमुख दोनों त्रिभुज में एक एंगल इक्वल हो गया। ये वाला एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ ए डी है ना, ये ओ बी सी यानी ये 90 है, ओ ए डी 90 है, यानी एंगल हो गया, फिर एंगल हो गया। देखो फिर ए डी, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन ये फिगर में देखो, फिगर में यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बोल दिया कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, लेकिन यहाँ पर एक साइन दे दिया इक्वल का, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये नहीं इक्वल है, यानी बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो क्या हुआ, एंगल साइड हो सकता है ए एंगल साइड ए एस से हो सकता है। तो राइट आंसर विल बी ए एस, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह हम ए टू जेड सारा क्वेश्चन आपको हम बना दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर ना समझ में आ रहा तो हमको पूछिए। ये सारा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। अब सेट टू